या 0766235245 पर डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनावी महादंगल के आगाज अब अंजाम की ओर बढ़ रहा है। यह अंजाम यह तय करी कि मध्य प्रदेश के भाग्य विधाता को हुई। कांग्रेस और भाजपा दोनों अपन ताल ठोक रहे हैं। भाजपा कह रही है कि हम अपने काम के दम पर सत्ता में काबिज रहा, तो कांग्रेस कह रही है कि सत्ता विरोधी लहर में हम सवार होकर सत्ता में आए रहे हैं। आखिर का है सत्ता के सियासी गणित, वह पूरी बात करे खातिर हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल सर हैं, जिनके अनुभव और जिनके सियासी उठा पटक के चुनावी पूरी गणित का समझे के प्रयास करब कि आखिरकार मध्य प्रदेश में केकर बनी सरकार। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या बातचीत के जौने में मध्य प्रदेश के सियासत जौने का चौक चौराहा में सलगा दिन चर्चा हो रही है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में केकर सरकार हुई। और यह मंथन जयराम शुक्ला सर के आखिर का कहत है और यह मंथन में का निकला कि आखिर मध्य प्रदेश में केकर बनी सरकार। देखिए, अभी कोई प्रेडिक्शन कर पाना बड़ा मुश्किल है और करना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि ये विशेषाधिकार जनता का है। जनता ने जिस पर विश्वास व्यक्त किया है उसी की जीत हार तय होती है। लेकिन एक पत्रकार के नाते एक असेसमेंट जरूर किया जा सकता है कि जो हवा का रुख है, जो चुनाव का रुख है, वो किधर जा सकता है, जा रहा है नहीं, जा सकता है। तो देखिए, दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट दिख रही हैं। पहली चीज़, सड़क पर, रेस्टोरेंट में, दफ्तर में, कोर्ट में, कचहरी में, बस में, ट्रेन में, जहाँ कहीं भी आप सफ़र करेंगे तो एक स्वर सुनाई देता है, परिवर्तन, परिवर्तन, इस बार परिवर्तन, इस बार परिवर्तन। ये स्वर किन लोगों का है? ये स्वर युवाओं का है, ये स्वर कर्मचारियों का है जिनको OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की अपेक्षा है, जिनको 2018 से नौकरियां जिनकी फंसी हुई हैं उनका है, जो बेरोजगारी से तंग है ये उनका है। दूसरी ओर एक विशाल वर्ग है, वहाँ तक ना तो माइक पहुँचता, ना तो मीडिया पहुँचता, वहाँ वो तो ना चर्चाओं में भी शामिल नहीं होता। वो खेत में काम करता, खलिहान में काम करता है, मिल मजदूरी में करता है, खदानों में काम करता है, तो उस तक माइक मीडिया की पहुंच नहीं है। एक बड़ा वर्ग वो है। अब ये जो चुनाव है इन दोनों वर्ग के बीच में सिमट कर आ चुका है। अब इसको सरल तरीके से यदि हम समझाना चाहें तो जैसे रस्साकसी होती है, आपने देखा होगा कि रस्साकसी स्कूल में हम लोग देखते रहे हैं, भाग भी लेते रहे। तो उस रस्से के एक छोर को वो वर्ग पकड़ा है जिसको हम आकांक्षी वर्ग कहते हैं, जो परिवर्तन की बात करता है, जिसको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको ऐसी सरकार चाहिए कि उसकी नौकरियां ना अटकें। एक छोर उसके पास है और रस्से का दूसरा छोर उस वर्ग के पास है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जो खेत में है, खलिहान में है, खदान में है, मिल कारखानों में है। एक वो वर्ग है जो सब्जी भाजी बेचता है सड़क के किनारे, जो झाड़ू पोछा लगाते हैं, जो घर के माली का काम करते हैं और छोटे मोटे काम करते हैं। तो इन दोनों की रस्साकसी में अब अनुमान लगाने वाली बात यह है कि इसमें से जोर किसका कितना है। तो अब इनकी ताकत का असेसमेंट कर लेते हैं। यानी कि जो कांग्रेस के पक्ष का में जोर लगाने वाले लोग हैं, वो बेरोजगारों की संख्या आप जोड़ लीजिए,
वो उन कर्मचारियों की संख्या आप जोड़ लीजिए, इनको आप जोड़ेंगे तो इनकी संख्या 15 लाख से 20 लाख के आसपास है, और इनके परिवार को भी जोड़ लेंगे तो ये संख्या आपकी 70-75 लाख के आसपास पहुंच जाती है, जिनको वो सीधे प्रभावित कर लेंगे। दूसरी ओर आप देखें तो एक लाडली बहना का एक बड़ा समूह है जो 1,31,00,000 का है। 85 लाख किसानों का एक समूह है जिनको अभी 15 तारीख को ही जिनकी जेब में 6,000 रुपये है। 45 लाख लाडली लक्ष्मियाँ जो 2006-07 से बेनिफिशरी हैं, उनको हर जगह कदम कदम पे स्कूल जाते समय, चिकित्सा का, शादी ब्याह से लेके हर चीज़ की गारंटी। तो मोटा मोटी सिर्फ बेनिफिशरी वर्ग को ही जोड़ लें तो सीधे सीधे जिनके खाते में पैसे जाते हैं तो 85 वो जोड़ लीजिए, 45 वो जोड़ लीजिए, 1,31,00,000 वो जोड़ लीजिए, ये 2.25 करोड़ के आसपास पहुंचता है जी। इसमें इनका परिवार शामिल नहीं है, ये सीधे बेनिफिशरी लोग हैं जिनके जेब में पैसे जा रहे हैं। इन्हीं में से बहुत हैं जिनके प्रधानमंत्री आवास के वो जा रहे हैं, वो घर बन रहे हैं। अब ना तो उधर जो कांग्रेस का रस्सा खींच रहे हैं 100% कांग्रेस की तरफ है, ना तो ये 100% कांग्रेस की तरफ, भाजपा की तरफ है। प्रोपोर्शन वाइज इनमें से उतने ही % घटा दो, प्रोपोर्शन वाइज इतने उधर से भी आप घटा दो। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं बचती है कि रस्सा खींचने का जोर किधर ज़्यादा है। एक तरफ शोर है और एक तरफ खामोशी है। इससे आप असेसमेंट लगा सकते हैं कि इस चुनाव में किसका जोर ज़्यादा है, और वो जो रस्से का जो संकेतक है या रस्सा किधर ज़्यादा खींच रहा है, किधर ज़्यादा झुक रहा है। चलिए, निश्चित तौर पर यह बॉर्डर लाइन के एक ओर अपना जैसा कह रहे हैं कि एक ओर शोर है, दूसरे ओर खामोशी है। हालांकि इस शोर पर खामोशी अक्सर देखी जाती कि भारी पड़त थी। का लागत है कि इधर की खामोशी जो है ये कहो ना कहो एक परिणाम की तरफ ले जा रही। खामोशी हमेशा भारी पड़ती है, और मतलब आप तथ्य और तर्क के आधार पर भी जो देखें तो मुझे लगता है कि जो बेनिफिशरी वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी ने जाति पाति से ऊपर एक नया वर्ग तैयार किया है जिसको लाभार्थी कहते हैं, जिसको सीधे डायरेक्ट बेनिफिट जिसको मिल रहा है। तो वही राजनीति पिछले 5 साल से, तो मतलब मध्य प्रदेश में 10 साल से चल रही है, और पूरे केंद्र के दृष्टि से देखें तो 5-6 साल से वही एक विशाल वर्ग जो लाभार्थियों का है वो मोदी जी भी खड़ा कर रहे हैं, और शिवराज जी तो लाडली बहना के बाद से, लाडली लक्ष्मी के बाद से तो वो खड़ा कर ही चुके हैं। तो मुझे मेरा जो अपना आंकलन है उसमें जो ये खामोश वर्ग है, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, इसका आकार बड़ा है, प्रभावी वो हैं जो शोर कर रहे हैं, जो सड़क पे हैं, जो चौराहे पे हैं, जो दफ्तर में हैं, जो यहाँ बात कर रहे हैं परिवर्तन की, परिवर्तन परिवर्तन। उसमें हमारे आपके बेटे भी हैं, हमारे आपके लोग भी हैं जो बेरोजगारी से तंग हैं, जो कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन चाहिए। वातावरण की बात का निर्माण वो कर रहे हैं, और ऐसे में असेसमेंट कर पाना किसी भी सर्वे एजेंसी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा जहाँ मानना है कि जहाँ पे संख्या बल है, जिसकी साइज़ बड़ी है, जिस वर्ग की, क्योंकि ये तो सभी मानते हैं कि ये क्लियर कट डिवीज़न है, एक इस वर्ग का, एक इस वर्ग का, एक शोर करने वाले वर्ग का, एक खामोश वर्ग का, एक बेनिफिशरी वर्ग का, और एक जो आकांक्षी वर्ग है जिसको हम कहते हैं। तो इन दोनों में एक क्लियर कट डिवीज़न है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब इन दोनों में से किसमें कितनी ताकत है, इसके असेसमेंट पर ये सब कुछ निर्भर करता है। महिलाओं के जो वोट प्रतिशत बढ़ा, महिलन का लेके बड़ा आश्वस्त कांग्रेसो ही ये कह रही है कि ये परिवर्तन, जब वोट प्रतिशत ज़्यादा बढ़ के आवे घर से, मतलब जब लोग निकल के
बाहर आवत है मतदान केंद्र तक, तब यह संकेत देते कि परिवर्तन होने वाला है, सत्ता के खिलाफ वो वोट पड़त है। लेकिन भाजपा यह आश्वस्त थी कि यह लाडली बहना के वोट है, लाडली लक्ष्मी के वोट है, किसान सम्मान निधि के वोट है, तो एक कौन नजरिए से देखें? देखिए, वोट तो बढ़े नहीं हैं। विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं के वोट को छोड़ दें और पूरे समग्रता के साथ बात करें तो 2.5% का फ़र्क है पुरुष और महिला के बीच में। जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें 2.5% वोट का फ़र्क है, 2.45% ऐसा है। और 2018 में ये फ़र्क कम था। इट मीन्स 2018 में जो महिलाओं के वोट पड़े हैं वो इस बार के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा पड़े थे, परसेंटेज की पॉइंट ऑफ व्यू से वो 1.75 के आसपास था। तो ये कहना गलत है कि टर्नआउट बहुत तेज हुआ, महिलाओं का वोट इस तरीके से नहीं पड़ा। रिकॉर्ड तोड़ बात की लोग कहते हैं कि 66 साल में बहुत बड़ी रिकॉर्ड वोटिंग हुई। क्या रिकॉर्ड? 1.5% वोट बढ़ा। 1.5% वोट बढ़ना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। रिसोर्सेज बढ़ रही, जागरूकता बढ़ रही, साधन बढ़ रही, सड़कें हो रही। पहले पोलिंग बूथ में लोग नाव से जाते थे, कभी आपने देखा होगा कि सिर पे पेटी धरे हुए जा रहे हैं, तो कोई ऊंट से जा रहा है, तो कोई खच्चर से जा रहा है। अब हर जगह सड़कें हैं, हर जगह साधन है, हर जगह सुविधाएं हैं। वोट परसेंट इसलिए बढ़ रहा है, सोशल मीडिया है, हर के जेब में टेलीफोन है, सब में जागरूकता है। तो ये प्रयत्न जो 1.5% का है, ये चुनाव आयोग ने जो जागरूकता अभियान चलाया और जो लोगों में स्वयमेव स्वस्फूर्त जागरूकता आई और सोशल मीडिया और इस सब से जो अवेकनिंग आई, उसकी वजह से एबनॉर्मल वोटिंग इसको हम नहीं कह सकते, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इसे हम नहीं कह सकते, बम्पर वोटिंग इसे हम नहीं कह सकते। चलिए, अब अंतिम में अपना यह बता दी कि मध्य प्रदेश के मिजाज का है। यदि कमलनाथ के कमलनाथ के गंभीरता जो अभी बनी है, दोनों खेमे अपने अपने का बिल्कुल शांत पड़े लागे, कौनो दावा नहीं कह रहे हैं, यहीं बहुत हो हल्ला नहीं कह रहे हैं। एक और काम मैंने देखी थी, राजधानी के गलियारा जो हमेशा भाजपा जिंदाबाद के नाम से गुजर रहे हैं, वह गलियारों आज जो है कहो न कहो खामोश है, और कांग्रेसों के गलियारा में खामोशी है। मतलब का एक मायने का है? देखिए, चुनावी लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जनता की मुट्ठी, वोटर की मुट्ठी बंधी रहनी चाहिए। मुट्ठी पहले खुल जाए तो कोई मतलब नहीं है, तो वो तो मुट्ठी, वो कसमकस, वो तो है, वो सब कुछ जो है तो ईवीएम की बटन के अंदर है। उसका जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो कुछ भी कहते हैं उसके अंदर बंद है। सिर्फ हवा में तीर लगाया जा सकता है। हवा में जैसे हम तो कहते हैं ना कि जैसे ज्योतिष है ना, ग्रह नक्षत्रों की गुणा भाग करके वो देखता है कि शनि मंगल और ये जो क्रूर ग्रह हैं आपके पक्ष में है, ये है। और कभी कभी उनका जब अनुमान गलत होता है तो बोला जो प्रतिद्वंदी था उसके ग्रह आपसे ज़्यादा प्रबल थे। तो पत्रकारिता का भी प्रेडिक्शन लगभग ऐसा ही होता है कि हमने जो जो आधार ये बताए थे, ये आधार उसके पक्ष में चले गए। तो अभी अपन कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक असेसमेंट जैसा कि मैंने बताया कि ये जो क्लियर कट लड़ाई, एक उदाहरण और मैं देता हूँ। गंगा नहाने गए होंगे कभी, जी। है ना? उसमें आपने गंगा की धारा देखी होगी। एक धारा सतह पे चलती जिसमें फूल माला, दिए, ये सब जलते हुए दिखते हैं, राख फूल सब उतराते हुए। और थोड़ा सा डुबकी लगाएंगे तो एक नीचे की धारा होती है ना? उसको भी महसूस किया होगा, बहुत तेज होती है। तो एक धारा होती है, एक अंतरधारा होती है। वो अंतरधारा को सब महसूस नहीं करते, वही महसूस करता है जो वहाँ तक डूबता है। सतह की धारा को नहाने वाला भी महसूस करता है और किनारे में बैठने वाला भी महसूस करता है। सतह की धारा में तो दिख रहा है परिवर्तन, लेकिन अंतरधारा के आवेग को कोई महसूस नहीं कर पा रहा है। उसमें क्या दिख रहा है उसको वही महसूस करेगा जो उसके अंदर डूब कर देखेगा। और उस अंतरधारा का जो वेग है, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, सतह की धारा से ज़्यादा तेज है। चलिए, अब हालांकि कहा थे ना, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इशारों में लगभग पूरी तस्वीर मध्य प्रदेश के अपना के द्वारा साफ कर देंगे। शिवराज के कहा जाए सत्ता स्वीकार ही भाजपा का लागत है कि सत्ता में शिवराज का साइड लाइन करे खातिर इतना बड़ा कुछ मध्य प्रदेश के सियासत में या विधानसभा चुनाव में कीन गा है। ता एक छोट का अपना का एमा टिप्पणी। शिवराज को बिल्कुल साइड लाइन नहीं किया गया। शिवराज बहुत बड़े नेता हैं और शीर्ष नेतृत्व की बराबरी के नेता हैं, ऐसा देश मानता है और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मानते हैं। मुख्यमंत्री क्या है कि लगातार मुख्यमंत्री
बने रहने की वजह से लोगों में एक उकताहट होती है। वो जैसे आप रोज़ मिठाई खाओ, दिन भर मिठाई खाओ, तो आपको लगेगा कि थोड़ा नमक हो, थोड़ा सा चटनी हो, थोड़ा सा बदलाव हो। व्यंजन एक चीज़ से लोग ऊब जाते हैं, भले वो चीज़ अच्छी हो, पौष्टिक हो। तो वो एक जो मनोविज्ञान है मनुष्य का कि 18 साल से लगातार यही चेहरा। डेमोक्रेसी तो 5 साल में बदल देने की बात करती है, 5 साल में चुनने की बात करती है। तो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो स्ट्रैटेजी बनाई गई उसमें उनकी बराबरी के कुछ और नेताओं को फील्ड किया गया। प्रहलाद जी उनकी बराबरी के नेता हैं, कैलाश जी हैं, राकेश सिंह हैं, गणेश सिंह हैं, रीति को लड़ाया, फग्गन सिंह को लड़ाया। तो ऐसे लोगों को, ताकि लोगों का दिमाग किसी एक चेहरे पर फोकस नहीं रहे, तो इस दृष्टि से वो किया है। लेकिन सबने देखा कहीं कोई साइड लाइन नहीं हुआ। रतलाम की सभा में मोदी जी ने कहा शिवराज जी के बारे में कि शिवराज जी नेता हैं, लाडली बहना एक गेम चेंजर वो है। और इसके बाद से देखा सभी जितने भी नेता हैं सबके स्वर में शिवराज जी आ गए। जो भाजपा की हवा आखिरी दौर में खड़ी हुई है, उसके पीछे शिवराज जी का बड़ा श्रेय है। नरेंद्र मोदी जी का भी बड़ा श्रेय है। वो वैश्विक छवि वाले आदमी हैं। जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता मध्य प्रदेश में, वो भी मोदी के साथ खड़ा है। मोदी अब धीरे धीरे पार्टी बाउंड्री और वैचारिक विचारधारा की बाउंड्री से ऊपर उठते जा रहे हैं। ऐसे बड़े नेता हैं जो मध्य प्रदेश में मोदी को वोट नहीं करे, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, उनमें से बहुत बड़ा वर्ग है जो मोदी के सपोर्ट में है। तो वो चीज़ें अलग हैं। शिवराज कहीं साइड लाइन नहीं है, शिवराज मेन स्ट्रीम में है। शिवराज, जैसा कि कहा उन्होंने कि फिनिक्स पक्षी अपनी राख से फिर खड़ा हो जाता है, शिवराज जी वही हैं। वो आम आदमी के बीच के नेता हैं और आम आदमी के बीच में वैसे ही घुल जाते हैं जैसे पानी में मिश्री। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत बहुत कुछ कही रही है। हालांकि मध्य प्रदेश के सियासत के जो मैं अपना विश्लेषण करी नहीं, निश्चित तौर पर अपना वर्तमान स्थिति और जो भविष्य में आवे वाली स्थिति है ओकर बेहतरी से अपना आकलन कर सकी थे। हालांकि सब कुछ अनुमान के घेरे में है। हालांकि सरकार केकर बनी स्पष्ट रूप से यदि खामोशी और शोर के बात हो तो निश्चित तौर पर बात बहुत सीधे तौर पर स्पष्ट है। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।